हेलो एवरीवन, अब हम नया चैप्टर सिंगुलैरिटी इस वक्त शुरू करेंगे। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 4। तो इसमें सबसे पहले सिंगुलैरिटी, वैसे हमने जब सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन डिफाइन करा था या शुरू किया था तो उसमें लिखवाया गया था कि फंक्शन एफ जेड किसी एक डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होगा एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स, जिन पॉइंट और उन पॉइंटों पे वो डिफरेंशिएबल होने से या एनालिटिक होने से बच जाता है, वो पॉइंट सिंगुलैरिटी पॉइंट कहलाते हैं। खैर उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल पहले हम यहाँ पढ़ेंगे जीरो ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। ये जीरो ऑफ द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज द वैल्यू ऑफ जेड सच दैट एफ जेड बराबर जीरो। ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। फंक्शन जेड बराबर जेड माइनस 1 होगा तो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बस जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है वो उसका जीरो कहलाता है। कहता नहीं है जीरो ऑफ द फंक्शन एफ जेड, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड क्या वैल्यू होती है? वो जेड की वैल्यू जिसको रखने पर फंक्शन जीरो दे दे। सपोज एफ जेड एनालिटिक है डोमेन डी पे, मान लीजिए फंक्शन है एफ जेड और ए उसका इंटीरियर पॉइंट है, देन एफ जेड को मैं टेलर सीरीज से जेड बराबर ए के अराउंड ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, जहां पे ए एन एफ एन ए और फैक्टोरियल एन होगा। ये सब हमें याद है। सपोज करिए कुछ ऐसा हो जाता है कि ए जीरो, A1, A2 ये सब क्या है? ये an जो है ये इसी की वैल्यूज है। A1 का मतलब हो गया फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट होगा बटे फैक्टोरियल 1, 2 का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन बटे में फैक्टोरियल 2। तो ये क्या हुआ, am-1 तक तो सब जीरो है लेकिन am जीरो नहीं है। सो दैट इसका मतलब A0 क्या जीरो होने का मतलब, देखिए n की जगह पे जीरो तो फंक्शन जीरो, फंक्शन 1 बनता है। यहाँ फंक्शन यहाँ पे 1 बनता है तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बनता है तो 2 बार, और जीरो का मतलब नो डिफरेंशिएशन। तो इसलिए यहाँ पे A0 की जगह पे उसने F0 लिखा है। एक मिनट रुकिए, वो लाइन तो भी ज्यादा हुई ना, ये ऐसे A0 का मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं, A1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, A2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन। ये M, तो यहाँ पे ब्रैकेट है। ये सब वैल्यू जीरो हैं कब? जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद z की जगह पे a रखा गया और m जीरो नहीं आया, fm। इन दिस केस वी से दैट फंक्शन z हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर। ये क्या कहलाता है? फंक्शन z कहलाएगा यहाँ पे ऑर्डर m का है एट z बराबर a पे। अगर हम इक्वेशन 1 को, अभी और भी बातें हम करेंगे, अभी तो हमने शुरू करा है। इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में लिख लें, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या था कि m तक की वैल्यूज तो सब जीरो हो गई थी, m-1 तक जीरो हो गया था। तो यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो फंक्शन जीरो आएगा जो जीरो है। अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 डालता हूँ तो ये a1 आ जाएगा। तो a1 का मतलब क्या हो गया, f डैश है, वो कितना है? जीरो। तो ये क्या होंगे, कहिए ऐसे चलते चलते m-1 तक तो ये सब जीरो है। तो ये जीरो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब कहिए मैं m लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 जो है मैं m से शुरू कर दूँ। सुनते रहे ना, कोई कहना मैं तो जीरो से करूंगा, कहना ठीक है करो जीरो से शुरू, लेकिन n की जगह पे क्या कर देंगे, n प्लस n। अरे यार इसमें भी जब n बराबर m रखेंगे तो am ही तो आएगा, इसमें भी जब n बराबर जीरो रखेंगे तो m ही बचेगा, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। अब क्योंकि सिग्मा की लिमिट n की है तो n वाले टर्म्स को बाहर निकाल लीजिए, वही सॉरी n में है तो m वाले टर्म्स को बाहर निकाल लें, n वाले अंदर रहेंगे। अब आप इस पूरे तामझाम को फाई z लिख सकते हैं, लेट टेकिंग। तो फंक्शन z कुछ ऐसे बन गए। अब फ्रॉम 3 आप इसमें a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फाई a क्या होगा, बात करके देखी जा रही है कि z की जगह पे मैं a रख दूं तो क्या होगा। तो कहिए वो अभी तो ऐसे लिखूंगा, बेटा रखूंगा नहीं, सीधे a जुगाड़ लगाऊंगा इसमें मैं। n इज इक्वल टू पहले जीरो रखिए तो ये क्या बन जाएगा, am बचेगा, और ये टर्म में जब n की जगह पर जीरो लगेगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, am। फिर 1 रखने पर z माइनस a मौजूद रहेगा, 2 रखने पे भी z माइनस a मौजूद रहेगा, हमेशा रहेगा। अब फिर जब आप इसमें z बराबर a रखेंगे तो ये वाले टर्म फिनिश हो जाएंगे, सिर्फ am बचेगा। अब कोई क्या आपने n बराबर जीरो को ही क्यों रखा, बाकी 1 से क्यों शुरू किए? बाकी इसलिए किए क्योंकि बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, ये सब जीरो बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इसमें अगर सीधे मैं z बराबर a यहाँ रख देता तो भी ये पूरा टर्म जीरो बन जाता, लेकिन इसमें एक टर्म नॉन जीरो छुपा है। वो कौन सा है? जो जीरो रखने पर आएगा। इसलिए इसको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ये am जो है हमारा बच जाए। सो am की वैल्यू
आपका जो है वो तो बट am जो है वो तो नॉन जीरो है। कैसे पता गया? ये पिछले पेज पे हमने डिफाइन कर रखा है am जो है वो नॉन जीरो है, तो इसलिए आपका ये am तो नॉन जीरो है, सो फंक्शन a भी नॉन जीरो है। तो इस में जब a रखेंगे तो ये जीरो नहीं है, ये मतलब है कहने का। कहता है thus an analytic function f(z) is said to have a zero of order m अगर फंक्शन z कुछ ऐसे एक्सप्रेस होता है जहां पे phi z एनालिटिक हो और phi a की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो। अब ये बात अगर मैं इजी वे में आपसे बोलना चाहूं, अगर मैं लिख पाऊं यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे है एक फंक्शन fz बराबर z-2 का क्यूब और साथ में z/z+3 का कुछ भी पावर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जब इसमें z बराबर 2 रखेंगे तो ये वाला जो टर्म है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये नॉन जीरो रहना चाहिए। तो यही बात है कि फंक्शन z में इसमें जैसे कहा कि z-a, तो z बराबर a रखने पर ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। phi z वाला जो टर्म है, ये बहुत जरूरी बात है कि आपने ऊपर प्रूव करके दिखाया कि जब इसमें मैंने a रखा तो ये am आया, ये नॉन जीरो है। तो जब ही फंक्शन का जीरो कहलाएगा a पे जिसका ऑर्डर यहाँ पे m है, और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा इसमें इसका ऑर्डर जो है वो 3 है। साथ में जो ये बचा ये एनालिटिक होना चाहिए और 2 रखने पर नॉन जीरो रहना चाहिए। अभी मान लीजिए यहाँ पे होता z-2, तो ये तो कट जाते हैं, ये फॉर्म में ऐसी कहाँ रहती है। तो इसलिए कोई भी फंक्शन अगर ऐसे लिखा हो, अगर उसमें जीरो होना है तो a पे या तो उसमें z-a का फैक्टर जरूर होगा, और बाकी जो टर्म बचेंगे वो a रखने पर नॉन जीरो रहने चाहिए। याद रखिए जो मैंने बोला बार बार सुनिएगा। Function z is said to have a simple zero at z बराबर a if z बराबर a is a zero of order 1। आप इसमें that is करके या for example करके ये लिख सकते हैं function z is equal to z-a और phi z, जहां पे कॉमन आके लिखेंगे phi a not equals to 0 and phi z is analytic हो गया ये, phi z is analytic। तो अब आपको जीरो की कहानी को समझ में आई होगी। सबसे आसान ये एग्जांपल, इसको याद कर लीजिए बस ऐसे। इसमें पता चलता है z बराबर 2 हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर 3 और साथ में जो फंक्शन बचता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी यहाँ पे 2 पे जीरो आएगा ऑर्डर 3 का, जैसे यहाँ पे बोला या जैसे मैंने यहाँ पे बोला। यहाँ पे ऑर्डर आपका कितना हो गया? 1 हो गया, सिंपल जीरो हो गया यहाँ पे, ये इस प्रकार। चलिए अब हम सिंगुलर पॉइंट्स पे आते हैं। एक मिनट, ये देख लें कितना टाइम हो गया। कहता है सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट, सही से सुनिए, सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इज द पॉइंट एट विच फंक्शन ceases, ये ceases, ceases to be analytic। मैंने कहा था ना वो जगह जहां पे फंक्शन एनालिटिक होने से रुक जाता है। मैंने सवाल किया इस वीडियो के शुरू में कहा था कि हमने जब एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था तो ऐसे कहा था कि वी हैव ए फंक्शन fz डिफाइंड इन अ डोमेन D which is analytic there x which is analytic at each and every point of the domain D except the few points। उन फ्यू पॉइंट्स को छोड़ के वो हर जगह पे एनालिटिक है, तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। मैंने शुरू में बोला था, इस वीडियो को बोला था, और जब कभी एनालिटिक फंक्शन आपको वीडियो भेजा था उसका, उसमें भी बताया था। तो इसमें भी क्या क्या कह रहे हैं कि ये जहां पे भी cease to be analytic हो जाए वही पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा। जैसे fz/z-2, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ये लिखे, कोई 3 लिख दे, कोई 4 लिख दे, कोई यहाँ पे 1 लिख दे। Then z बराबर 2 is a singularity of the fz। हम और इसको सही से डिफाइन करते हैं कि लेट वी हैव अ फंक्शन fz इन अ डोमेन D, और D क्या है? डोमेन का, ये रियल नंबर का डोमेन है, तो ये डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किसको छोड़ के? 2 को छोड़। अरे यार डिफरेंशिएट करो यार, तो -1/z-2 का होल स्क्वायर तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन क्या ये एनालिटिक है हर जगह पे? कि ये हाँ 2 को छोड़ के हर जगह पे एनालिटिक है, तो 2 क्या हो गया? इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब बड़ा खास चीज आती है डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस बैकबोन है ये सारी पढ़ाई। सबसे पहले आती है इसमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। रटना है बिल्कुल एक एक शब्द। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, पॉइंट z बराबर है इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ fz। कब? fz एक तो एनालिटिक नहीं होना चाहिए z बराबर a पे, और fz एनालिटिक होना चाहिए द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z बराबर a, दैट इज देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड, इन्होंने ऐसे लगा दिया नेबरहुड के लिए, और z बराबर a कंटेनिंग नो अदर सिंगुलैरिटी। क्या मतलब हुआ? जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन z बराबर 1/z, ये एनालिटिक है हर जगह पे, लेकिन जीरो पे नहीं होगा।
क्योंकि डिफरेंशिएशन -1/z² हर जगह पे होगा, जीरो पे नहीं होगा, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। क्यों है? क्योंकि ए पॉइंट पे तो ये सिंगुलर ए पॉइंट पे तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन उसके डिलीटेड नेबरहुड में है। डिलीटेड नेबरहुड क्या मतलब हो गया? z बराबर a के आसपास की जगह। अब यहाँ पे जीरो के आसपास की जगह सिर्फ -1/z² डिफरेंशिएशन होगा, जीरो पर ही ये आपका इंफिनिटी होगा। लेकिन उसके आसपास जीरो के अगर मैं कहीं चला जाऊं 0.001 या और उसके और छोटा 10 बार जीरो लगा के 1 लिख दूं तो ये इंफिनिटी नहीं आएगा। तो डिलीटेड नेबरहुड के ऊपर मतलब जीरो को छोड़ के आसपास का जो नेबरहुड है उसे कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड। उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, तब ये आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। फिर एक और ले लिया z+3 over z-1, z+2 और z-3, तो ये 1 पे, -2 पे और 3 पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। 1 पे भी नहीं होगा, -2 पे भी नहीं होगा और 3 पे भी नहीं। ऊपर कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल z+3 या ये है, ये फंक्शन में इनफाइनाइट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज होंगी। sin π/z कब जीरो हो जाएगा? कहिए जब z = ±1/n होगा। अरे यार ये ऊपर घूम के आ जाए तो sin nπ बन जाएगा, +nπ हो या -nπ हो, हमेशा जीरो ही होना। The origin z बराबर 0 is also a singularity, but it is not isolated since every neighborhood of z बराबर 0 contains other singularity of the function। यहाँ पे तो भाई नेबरहुड में z बराबर 0 के आप जाएंगे, कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 1 पे, 2 पे, 3 पे, हर जगह पे फंक्शन जो है वहां पे क्या होगा? कहिए सेम वहां पे उसमें फंक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कहिए जीरो जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 7। अभी आगे भी ये पूरा न्यूमेरिकल आएगा, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे मुझे लिखवाना भी नहीं चाहिए था, बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे। फिलहाल लिख दिया है तो लिख दिया है, आगे भी आएगा ये। फिलहाल अभी तो आप आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज की 2 कंडीशंस को याद रखिए। चलिए है, फिर आगे बढ़ने से पहले हमें, अब वीडियो की मुझे फिक्र होने लगती है ना, अब 12 मिनट का हो गया, तो आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आगे की सिंगुलैरिटीज डिफाइन होगी। कहता है कि z बराबर 0 इन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन f z, देन बाय डेफिनेशन देयर एक्सिस्ट अ डिलीटेड नेबरहुड। आप ऐसा है ना, देखिए जैसे लॉरेंट सीरीज आप लिखते थे, कहते थे लॉरेंट सीरीज एक एनुलस में काम करता था। उससे क्या मतलब होता था कि हम एक ऐसी जगह ले लेंगे, ये एनुलस हो गया, बीच का हिस्सा दो रिंग के बीच का। मान लीजिए फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं है बीच में, तो जैसे यहाँ पे कहते हैं ना ए पर एनालिटिक नहीं है, वो आइसोलेटेड है, लेकिन उसकी डिलीटेड नेबर बाकी सब जगह पे होगा डिलीटेड नेबरहुड में। तो आप एक ऐसा एनुलस बना लीजिए, ये इस जगह पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक। तो उसने क्या कहा? देन बाय डेफिनेशन देयर एक्सिस्ट डिलीटेड नेबरहुड। ये डिलीटेड नेबरहुड आपने लिख दिया, z - a ग्रेटर देन 0 लेस देन r। सेंटर आपने बना ए पे, यहाँ पे पॉइंट ए दिया ना, तो ये सेंटर पॉइंट ए होगा, रेडियस r होगी, तो इसके आगे सब इन विच फंक्शन z इज एनालिटिक। हेंस इफ z इज अ पॉइंट इन दिस नेबरहुड देन बाय लॉरेंट्ज एक्सपेंशन, फिर हम लॉरेंट्ज एक्सपेंशन से इसको ऐसे लगा सकते हैं। अरे यार जैसे लॉरेंट्ज का वहां पे एक्सपेंशन निकालते थे एक डिलीटेड नेबरहुड के अंदर, यहाँ पे 0 से मतलब z - a बराबर r, तो a को छोड़ दीजिए, बस a को छोड़ दिया, उसके आगे बढ़ गए और रेडियस तक। यहाँ पे मैंने 2 रिंग बना लिए थे, मैं सिंगल भी कह सकता हूं, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, तो वहां डिलीटेड नेबरहुड देखिए ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया जानबूझ के, कि मैं कहूंगा इसके आगे 0 को छोड़ के और रेडियस r तक। ये रेडियस r है ना, एक ही बात है, इतना हिस्सा छोड़ के या यहाँ तक कह दीजिए इसमें सब में, या इतना बोल दीजिए कि मैं 0 नहीं लूंगा, या 0 की जगह पे कौन है a, मैं a नहीं लूंगा, तो मैं उससे आगे हूं और मैं रेडियस r से पीछे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो जगह है जहां पे फंक्शन एनालिटिक है। तो इसमें आप फंक्शन इन विच इज एनालिटिक, हेंस z इज एनी पॉइंट इन दिस नेबरहुड, तब हम क्या कर सकते हैं? लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ये लगा देंगे। उसमें ये जो होता है नेगेटिव वाला हिस्सा, ये प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, इसे रख लीजिए, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ f z। नाउ 3 केसेस आते हैं। सबसे पहले आता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, थोड़ा सा तेज पढ़ लीजिए। अगर इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f z कंटेन नो टर्म, अगर मान लीजिए ये वाला टर्म मौजूद ही नहीं है, तो इफ bn is equal to 0 for every n, thus the singularity z बराबर a is called removable singularity of f z। in this case फंक्शन z को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ये दूसरा हिस्सा तो आया ही नहीं, पर जिसके एक्सपेंशन में नेगेटिव नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है?
रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहलाती है। अब इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन होती है सिंगुलैरिटी z बराबर a पे कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ fz अगर लिमिट लगाने पर z टेंड्स टू a fz एग्जिस्ट करता है। तो देखिए सपोज बस ये याद रखें लिमिट z टेंड्स टू a fz एग्जिस्ट करे। जैसे यहाँ पे सपोज fz इज इक्वल टू sin z ओवर z है तो z बराबर 0 लगाने पर sin z अपॉन z की लिमिट तो 1 होती है, आप सबको पता है। तो z बराबर 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है और sin z अपॉन z को मैं ऐसे एक्सपेंड कर दूं तो ये सब पावर पॉजिटिव है, z से z कट जाएगा, क्यूब का 2 और 3, तो इस एक्सपेंशन में नेगेटिव पावर नहीं आई। तो पिछली डेफिनेशन से इससे यहाँ पे कोई नेगेटिव पावर नहीं है तो भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ये। और यहाँ पे सीधे z टेंड्स टू a या a की जगह पे यहाँ पे कौन है लिमिट 0 लगाई जा रही है क्योंकि z बराबर 0 यहाँ पे सिंगुलैरिटी होगी तो वो लगाने पे 1 कहता है सिंस नो नेगेटिव पावर ऑफ z अकर हेंस z बराबर 0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो z माइनस a था, अरे यार तो a की जगह पे तो 0 है तो जब तो z माइनस 0 की पावर में ही चल रहा है जब तो 0 यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, ये सब z माइनस 0 की पावर और यहाँ 0 लगाने पर 1 आता है तो दोनों डेफिनेशन से z बराबर 0 यहाँ पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आए। अब अगला आता है पोल pn पोल। इसमें क्या होता है पोल में कि bn इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n सच दैट n की वैल्यू जब m से बड़ी होगी। मतलब bn क्या थे, ये आपका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो है bn, ये n कुछ टर्म्स के बाद जाके 0 शुरू होना होता है। मतलब n ये bn 0 जब n की वैल्यू m से बड़ी तो m तक तो नॉन जीरो है, उसके आगे 0 होना शुरू होता है, मतलब फाइनाइट टर्म होंगे। दैट इज प्रिंसिपल पार्ट कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से m then singularity z बराबर is called the pole of order m of fz. A pole of order 1 is called simple pole. Simple pole याद रखना ऑर्डर 1 का जो होता है पावर अगर m तक जाता है तो ऑर्डर z बराबर is a pole of order m अगर fz of fz and then fz क्या होगा इस टाइप का एक्सपेंशन हो। तो इसमें और इसमें जो सबसे पहले लिखा था क्या फर्क है यहाँ पे, अरे यार ये 0 से इन्फिनिटी ये तो वही लॉरेंस का था 1 से इन्फिनिटी, लेकिन अब इन्फिनिटी तक नहीं, दूसरा वाला जो उसमें नेगेटिव पावर है कहां तक जाएगा m तक जाएगा, तब बस पोल जो है वो ऑर्डर m का कहलाएगा। अल्टरनेट डेफिनेशन देखिए ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए पोल ऑफ ऑर्डर n इफ इट इज एक्सप्रेसिबल लाइक दिस। तो बस ऐसे अगर लिखा हुआ होता है fz बराबर phi z ओवर z में जहाँ पे phi z जो है वो एनालिटिक होगा, a रखने पर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे है ना a, इसलिए जैसे ये सब z बराबर 5 ऐसा एग्जाम्पल है इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 या z बराबर 4 जो है इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। इसके बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है, आज तो आप याद करेंगे इसको, एग्जाम में आएगा ना डिफाइन सिंगुलैरिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो आपको सारे ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी और एग्जाम्पल भी याद करके जाने। अब एसेंशियल देखिए अगर bn 0 ही नहीं हो फॉर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ n, देखो ये सब bn पे था, सही से सोचिएगा सबसे पहले क्या था रिमूवेबल, इसमें bn होता ही नहीं, पोल इसमें bn फाइनाइट होता है और एसेंशियल इसमें bn इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ n दैट इज प्रिंसिपल पार्ट कंटेन n इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज सीरीज ये contains an infinite number of terms, then the singularity at z बराबर a is called an essential singularity. Alternate definition देखिए if there exists no such value of n, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे z माइनस a की पावर n इंटू 5 fz, नीचे तो इनफाइनाइट टर्म होंगे ना z माइनस a की, तो कैसे ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, तब एग्जिस्ट ही ना करे फाइनाइट या नॉन जीरो देन z बराबर a इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो z बराबर 0 एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, जैसे हम किसमें ये कैसे जैसे इसको एक्सपेंड कर दिया तो इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। तो ये कोई खास नहीं है, फिर से पढ़ लीजिए अल्टरनेट डेफिनेशन इफ देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ n सच दैट ये वैल्यू c आ जाए लिमिट लगाने पर जो फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर ऐसा बन जाए कि लिमिट लगाने पर ये फाइनाइट आ जाए, जैसे आप इसमें z बराबर 0 लगा दीजिए तो क्या ये फाइनाइट आ जाएगा, z माइनस 0 e की पावर 1 अपॉन z नहीं आएगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स है या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, वो नहीं आएगी। अभी आगे न्यूमेरिकल्स में हम इसको करेंगे, फिलहाल आप इतना तैयार करिए, मैंने ये लास्ट में थोड़ा सा तेजी से बोल दिया है लेकिन आप बार बार सुनिए क्योंकि वीडियो आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर अपलोड होने में परेशानी होती है, तो आप इसको पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।